108 episode. Let's start. रात में आदित्य और मृणाली को नींद आना उतना ही मुश्किल था जितना उस घर के अंदर आदित्य का सरवाइव कर पाना। आज रात न तो आदित्य मृणाली के कमरे में जाने की कोई सोच रखता था और ना ही मृणाली आदित्य का चेहरा देखना चाहती थी। दोनों अपने अपने जोन में थे और दोनों को ही अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था। मृणाली के मन में बस यही चल रहा था कि अचानक से आदित्य को क्या हो गया है। वो पिछले 2-3 दिन से उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे वो उसे अपनी जिंदगी में चाहता ही नहीं है। बस हर छोटे इशू को बड़ा बनाने में लगा हुआ है। उसे एक सेकंड के लिए अपने डिसीजन पर डाउट होने लगा कि क्या उसे आदित्य के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी है या नहीं। लेकिन फिर भी उसके मन में कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि जो कुछ भी हुआ है वो बस थोड़े दिन की ही बात है, बाकी फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके मन में अब आदित्य के वो सारे सीन और इमेजेस आ रहे थे जो उसने पहले एक्सपीरियंस किए थे, जहां पर आदित्य बस उसे मारता था और उसकी कुछ भी नहीं सुनता था। आज उसे फिर उस आदित्य की याद आ ही गई थी और वो बस इस चीज को इमेजिन कर चुकी थी कि आदित्य उसे मार देगा। लेकिन उसने जब हाथ नहीं उठाया तब उसे बहुत हैरानी हुई। पर आदित्य के मन में हमेशा क्या चलता रहता है वो कभी शायद इस बात को समझ ही नहीं पाई है। वहीं दूसरी ओर जब आदित्य सोफे पर लेटा हुआ था तो उसका मन आज सबसे ज्यादा डिस्टर्ब था। वही सारी बातें जो सुशील ने उसे बताई थी वो सब उसके दिमाग में घूम रही थी। उसे किसी भी बात का कोई मीनिंग समझ नहीं आ रहा था। वो लोग उससे हर कदम आगे चल रहे हैं और आदित्य जो भी सोच कर बैठा है वो सब कुछ गलत साबित होने वाला है। पिछली जिंदगी में जब उस पर हमला हुआ था उस समय उसे कोई भी गौतम सिन्हा याद नहीं जो उसके परिवार के साथ मिला हुआ था, और ना ही उसे कभी ये याद था कि कहीं सुशील भी था। उसे समझ आया कि उसने जो भी डिसीजन पिछले 2 महीनों में इस जिंदगी में आकर लिए हैं उसने सारा खेल बदल कर रख दिया है। इसका यही मतलब हो सकता है कि उसके और उसके परिवार के ऊपर कोई हमला कभी भी और कहीं भी हो सकता है। आदित्य सोफे से खड़े होकर हॉल में घूमने लगा। उसे आज अपने परिवार की बहुत याद आ रही थी। उसके मन में यही चल रहा था कि मुझे कैसे न कैसे करके यहां से बहुत जल्दी निकलकर अपने परिवार के पास जाना होगा, पर मैं अकेला नहीं जाना चाहता हूं। मुझे मृणाली को भी अपने साथ ले जाना होगा, क्योंकि जैसा सुशील के हिसाब से जब मैं यहां नहीं था तब भी वो उस पर नजर रख रहे थे। चाहे मैं मृणाली से कितना ही लड़ लूं लेकिन मुझे उसे सेफ करना ही है। मैं उससे प्यार करता हूं और उसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। मैं कल ही मृणाली से आराम से बात कर लूंगा और फिर अपनी सारी प्रॉब्लम उसे समझाकर पहली फुर्सत में ही हम दोनों घर चले जाएंगे। कुछ देर बाद आदित्य रुका और सोने की उम्मीद से दोबारा सोफे पर लेट गया। इस बात से उसके मन में रिलीफ नहीं आया, लेकिन उसे पता था कि जो भी एक्शन वो सोचकर बैठा है वो उसे 1-2 दिन के अंदर ही लेना पड़ेंगे ताकि वो लेट ना हो। उसे बस रिलीफ इस बात का था कि सुशील आज इतने नशे में था कि उसे ना तो ट्विंकल की कोई बात याद रहेगी और ना ही बाद में जो भी आदित्य ने उससे सवाल पूछे वो वाली बात। इसकी वजह से वो या फिर कोई भी उस पर शक नहीं करेगा। अगर किसी ने आदित्य से पूछा भी तो वो उन्हें यही कह देगा जो उसने सिक्योरिटी गार्ड को कहा था कि सुशील उसे पार्टी में नशे की हालत में मिला और उसने उसे बस घर छोड़ने का सोचा। इन्हीं बातों को अपने मन में घुमाते हुए आदित्य पूरी रात कभी इधर तो कभी उधर करवट बदलने लगा, लेकिन उसे नींद नहीं आई। जब भी वो आंखें बंद करता तो उसके सामने अपने परिवार के ही सीन्स घूम रहे थे। जब सुबह के 6 बजे तो सूरज की हल्की रोशनी खिड़की से घर के अंदर आने लगी। आदित्य को समझ आ गया कि वो अब सो नहीं पाएगा और ना ही किसी और चीज पर कंसंट्रेट कर पाएगा। तब उसने साधना करने के बारे में सोचा और वो वहां पर बैठकर साधना करने लगा। साधना करने की वजह से आदित्य थोड़ा स्टेबल हो गया और उसका गुस्सा भी शांत हो गया। आदित्य के मन में यह जरूर चल रहा था कि वो किसी पर भरोसा कर पाएगा या नहीं। पहले वो इस बात पर भरोसा करता था कि बख्शी परिवार का हर मेंबर उसकी मदद करने की कोशिश करेगा, लेकिन वहीं से उसे सबसे बड़ा खतरा मिला है। वजीर भी उनकी ही साइड है और जुबैर अहमद भी। तो क्या वो उन पर आगे जाकर थोड़ा भी रिलाय कर सकता है या फिर उसे ये लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ेगी? उसके लिए ये बहुत बड़ा सवाल बन गया था। उसने ये भी सोचा कि शायद अनामिका भी उसके लिए खतरा बन सकती है, लेकिन आदित्य को पता था कि जब तक वो किसी भी बात को लेकर श्योर नहीं हो जाएगा किसी पर भी सस्पेक्ट करना मतलब का नहीं निकलेगा। आदित्य 2.5 घंटे बाद साधना करके उठा। घड़ी में 8:30 बज गए थे, लेकिन मृणाली अभी भी नीचे आकर ऑफिस जाने की कोई तैयारी नहीं कर रही थी।
वो उठा और उसने अपना मुंह धोकर कल रात वाला टक्सीडो चेंज कर लिया। जब वो तैयार हो गया तब तक 9 बज चुके थे, लेकिन मनाली का कोई भी क्लू नहीं था। वो थोड़ी देर बैठा रहा और उसने अपना फोन निकालकर इंटरनेट पर गौतम सिन्हा के बारे में सर्च किया। उसे वहां पर बहुत सारे रिजल्ट दिखे, जिनमें ज्यादातर वही कहानी थी जो सुशील ने उसे कल रात को सुनाई थी, लेकिन कहीं पर भी शंकर परिवार का कोई मेंशन नहीं था। बस लेटेस्ट न्यूज यही थी कि गौतम शंकर कंसल्टेंसी सर्विस में पैसा इन्वेस्ट करके बोर्ड मेंबर बन गया है। आदित्य को पता चला कि गौतम ने 37% शेयर खरीदे हैं, जिसकी वजह से वो सबसे ज्यादा शेयर वाला बोर्ड मेंबर है और कंपनी के सारे डिसीजंस को चेंज या फिर रिव्यू करने का राइट उसके पास है। उसे याद आया कि पिछली जिंदगी में जब उस आदमी ने मुझे फोन लगाया था, तब उसने पापा के बारे में यह बोला था कि वो सुसाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी कंपनी में बहुत सारा फाइनेंस का घोटाला हुआ है। मुझे लगता है कि घोटाला फिर से होने वाला है और इस बार इसमें गौतम का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। इस बात को सोचकर वो निराश हो गया और उसने जब घड़ी में टाइम देखा तो 9:15 बज चुके थे। मनाली अभी भी नीचे नहीं आई थी और इसका मतलब यही था कि वो आज ऑफिस नहीं जा रही है। लेकिन आदित्य को ऑफिस बस इसलिए जाना था क्योंकि उसे कार अमित को डिलीवर करनी थी और यही बात सोचकर वो घर से निकल गया। रास्ते में बहुत हलचल थी और सबके लिए एक नॉर्मल दिन ही था, लेकिन आदित्य की जिंदगी अब नॉर्मल नहीं थी। वो एक बार फिर से उसी रास्ते पर आ गया था जहां पर वो बहुत दिन पहले दूर चला गया था। उसकी जिंदगी में इतने दिनों से कोई भी खतरा नहीं था, पर अब अचानक से उस पर जैसे एक पहाड़ टूट चुका था। वो अपने आप को इस बात के लिए जरूर कोस रहा था कि वो आराम करके बहुत बड़ी गलती कर चुका है, लेकिन जो हो गया वो उसे नहीं बदल सकता था और जो होने वाला है उसे अब उस पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा। थोड़ी देर में आदित्य ऑफिस में पहुंच गया। आज उसे बहुत स्ट्रेंज लग रहा था क्योंकि मनाली उसके साथ नहीं थी। ऑफिस की हलचल भी उसे ज्यादा रास नहीं आ रही थी, लेकिन वो अमित को बस कल रात की हुई सारी बातें बताना चाहता था। उसने सोच लिया था कि वो अमित को उन सारी डिटेल्स के बारे में बता देगा जो उसने सुशील ने दी हैं, और यही बात सोचकर वो पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट में एंटर हुआ। उसे अमित अपनी डेस्क पर बैठा हुआ दिखा। वो कुछ कर नहीं रहा था, बस कुछ सोच रहा था, और आदित्य को उसके चेहरे से ही समझ आ रहा था कि वो जो भी सोच रहा है वो चीज उसे गुस्सा दिला रही है। वो उसके पास गया और उसने कार की चाबी डेस्क पर रखी। अमित अपने थॉट से बाहर आया और उसने आदित्य की तरफ देखा। तब आदित्य ने कहा, अमित आई एम सॉरी क्योंकि मैं कल रात को तुझे कुछ भी नहीं बता पाया, लेकिन उसकी बहुत बड़ी सजा मुझे मिल गई है। मुझे बहुत कुछ पता चला है जो मैं तुझे बताना चाहता हूं। बस मुझे लंच टाइम तक का वक्त दे, फिर अपन इस पूरी बात को डिस्कस करके अपने बीच में जो भी ग्रजेस हैं उन्हें खत्म कर देंगे। आदित्य की बात सुनकर अमित उसके चेहरे को देखने लगा। जहां कल रात उसे एटीट्यूड दिख रहा था, वहीं पर उसे एक सिंप्लिसिटी और मदद की गुहार दिख रही थी। उसे समझ आ गया था कि आदित्य जो भी अपने मन में सोच रहा है वो उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। ऐसे टाइम पर अगर अमित उसका साथ नहीं देगा तो फिर कौन देगा। उसने बिना कुछ कहे ही अपनी गर्दन हिला दी और फिर आदित्य जाकर अपनी डेस्क पर बैठ गया। उसे काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, लेकिन उसे पता था कि वो उसकी बहुत बड़ी मजबूरी है। जैसे तैसे करके वो लंच टाइम तक सरवाइव करता रहा, जिसमें उसने एक बार देखा कि अमित उठकर कहीं बाहर गया और फिर वो थोड़ी देर बाद वापस आ गया। जब लंच टाइम हो गया तब वो अमित के साथ जाकर उसी पराठे वाली दुकान पर बैठा। उसने अमित के ड्रॉप होने के बाद जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ उसे बता दिया, लेकिन कहीं पर भी मनाली या फिर उसके साथ हुई लड़ाई का नाम नहीं लिया। आदित्य की बात सुनकर अमित का मुंह खुला का खुला रह गया और वो उसे बहुत बड़ी बड़ी आंखों से घूर कर देख रहा था। फिर उसने कहा, मतलब तू सुशील पर जो शक कर रहा था वो बिल्कुल सही निकला। हाँ यार, पर तूने एक चीज नोटिस की, वो मुझसे हर एक कदम आगे था। उसे पता था कि किसी न किसी दिन मैं उससे सच निकलवा लूंगा, इसलिए उसने कभी भी अनुराग और निखिल की लोकेशन पता ही नहीं की। मुझे तो बस अपने परिवार की सेफ्टी के बारे में सोचकर ही डर लग रहा है यार। पता नहीं वो गौतम सिन्हा कैसा आदमी है और चीजों को कितना बिगाड़ सकता है। चीजें बिगड़ने को तो अभी भी बिगड़ सकती हैं आदित्य, उसके लिए स्पेसिफिकली किसी इंसान की जरूरत नहीं है। मतलब ये देख। अमित ने इतना कहकर अपना हाथ स्ट्रेच किया और आदित्य को एक अंगूठी दे दी। आदित्य ने उस अंगूठी को देखा और उस पर उसे सूर्यकांत मणि दिखा। उसे समझ में आ गया कि यह अंगूठी सुशील की है। तब अमित ने आगे कहा, मैं अभी थोड़ी देर पहले कार को देखने गया था कि कहीं उसमें हमारा कोई सामान तो नहीं रह गया,
और उसमें मुझे बैक सीट के नीचे ही अंगूठी गिरी हुई मिली। शायद वो कल रात जब उस पर सो रहा था तब उसके हाथ से गिर गई होगी। अमित की बात सुनकर आदित्य ने गर्दन हिलाई। उसे पता था कि सूर्यकांत मणि वाली अंगूठी सुशील को बख्शी सर ने दी थी, और अगर वो गायब हुई तो जरूर उससे सवाल जवाब होंगे। इसलिए उसे इस अंगूठी को वापस सुशील तक पहुंचाना ही होगा। Thanks for hearing.